ये योगा टीचर था ना। हाँ, तो आज हम बात करने वाले थे कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल शब्द ही जो है आजकल डर का कारण होता जा रहा है। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे हुआ, सभी के सभी डरे रहते कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। तो पहले तो हमें यह समझना है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। तो शुरुआत करते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की, कि पहले कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी में तीन तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। एक तो होता है HDL, ये हाई डेंसिटी का लिपोप्रोटीन है जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। हाई डेंसिटी का लिपोप्रोटीन है जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसके साथ साथ एक दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL, लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल। तो जो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल है, ये ही सारी कहानी है आज की। ठीक, तो आज की सारी जो कहानी है आपकी, ये हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के कोलेस्ट्रॉल पे है। इसके अलावा VLDL पे भी मैं जाऊंगा कि VLDL क्या चीज है, ये चीजें आती कैसे हैं, कैसे ये बेहतर होती है। तो ये स्क्रीन आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ये दो हमारी ब्लड वेसल्स हैं। एक ब्लड वेसल्स में बहुत कम जगह दिख रही है, दूसरे ब्लड वेसल्स में ज्यादा जगह दिख रही है। तो इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल अच्छा है और लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल बुरा है। तो ये कहानी तो आपको क्लियर हो गई कि कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज अच्छी है। अब डेंसिटी से क्या मतलब होता है, डेंसिटी से क्या समझते हैं हम। किसी भी चीज का घनत्व, अगर किसी चीज का घनत्व ज्यादा है तो उसको जमने में समय लगेगा या उसका जमना संभव नहीं होगा। और अगर उसका घनत्व कम है तो उसका जमना आसान होगा। आप में से अगर किसी को याद है कि आपने किडनी पे जब हम बात कर रहे थे, तो किडनी में हमने बात की थी ना कि जब आपकी बॉडी से ऑक्सलेट, फास्फेट, क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें झर के जब नीचे जाती हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें आपके किडनी पे डिपॉजिट होने लगती हैं। कहाँ डिपॉजिट होती हैं, जहां पे इनको जगह मिलता है वेसल्स से कनेक्ट होने का। तो कलेक्टिंग ट्यूबुल के बाद जो कलेक्शन होता है वही बनता है कैलकुलस। उससे पहले किडनी में स्टोन जैसी कोई चीज नहीं होती है, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे जो लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल है, उसके जमने की संभावना थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें जब घनत्व कम है तो उसको सेडिमेंट होना ज्यादा आसान होगा। जहां घनत्व कम है वहां सेडिमेंटेशन ज्यादा इजी होगा, जहां घनत्व ज्यादा है वहां सेडिमेंटेशन नहीं होगा। ये तो बहुत बेसिक सी साइंस है, हम सबने पढ़ा है कि जहां, जैसे आप जब ज्यादा घनत्व वाली चीज होती है तो क्या होती है, वो पानी पे तैरती रहती है। और कम घनत्व की चीज होती है तो क्या होता है, पानी में डूब जाती है। ये सबने पढ़ा ना। जब बड़ी सी आप एक बड़ा सा टुकड़ा डाल दो प्लास्टिक का तो वो नहीं डूबेगा, लेकिन अगर आप छोटी सी कोई चीज डालते हो तो डूब जाती है। जबकि छोटी सी चीज हल्की भी है और उसके बाद भी डूब जाती है। तो यही यही सेम बेसिक वाला साइंस जो है अपने दिमाग में रखिएगा कि आपका LDL जो है वो बुरा क्यों है और HDL जो है वो अच्छा क्यों। क्यों, क्योंकि इनके सेडिमेंटेशन के चांसेस कम और ज्यादा होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कोई बुरा नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल बड़ी मजेदार चीज है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ये हाई डेंसिटी का हो तो मजेदार है, जब लो डेंसिटी का हो जाता है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जब लो डेंसिटी का हो तो प्रॉब्लमेटिक होता है। अब ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का कैसे होता है, कैसे लो डेंसिटी बढ़ती है, कैसे लो डेंसिटी हाई डेंसिटी घटती है, या इन सारी चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा लीवर की ओर लेके चलूंगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज।
सॉरी, हमारे पड़ोसी का पेट जो है बहुत परेशान कर रहा है, इस वजह से मैंने कहा, बीच में रुका। तो कोलेस्ट्रॉल, अब तो बेसिक समझ में आ गया आपको कि कोलेस्ट्रॉल एलडीएल क्या है और एचडीएल क्या है ना? जो नीचे जम जाए वो एलडीएल है, जो ना जमे वो एचडीएल है। ठीक, इतनी सी चीज समझ में आ गई। अब और चीज क्या समझनी है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। ये लिपोप्रोटीन जो हम पढ़ते हैं, ये असल में होता क्या है और कैसे मिलता है, कैसे बनता है, कैसे अच्छा बनेगा, कैसे बुरा बनता है। ठीक, तो लिपोप्रोटीन बनाता कौन है? ये हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली कुछ लेवल पे बना होता है ना? हमारे शरीर को चालू रखने के लिए थोड़े लिपोप्रोटीन की जरूरत होती है, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जन्म से ही बना आता है। अब जन्म से कैसे बनाएगा? जब हम जन्म ले रहे होते हैं, जब अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय हमारी बॉडी में हमारे लिवर का निर्माण हो रहा है। तो लिवर में माँ का जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है, माँ का इम्यूनिटिक फ्लूइड, ये बहुत सारी अच्छी चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें कुछ तरह के प्रोटीन, कुछ एमिनो एसिड्स विशेष रूप से ज्यादा कर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर को हाई प्रोटीन डाइट पे रहना चाहिए, सो दैट उसके बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो बेहतर डेवलप होंगे। साथ साथ उनकी फंक्शनिंग जब स्टार्ट होगी तो वो और बेहतर स्टार्ट होगी। तो जब हम मदर वूम में पहली बार माँ का वो इम्यूनिटिक फ्लूइड पीना चालू करते हैं, निगलना चालू करते हैं और जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं और माँ के गर्भ में 22वें हफ्ते के बाद जब हम माँ का जो एम्यूनिटिक फ्लूइड है उसको पीना चालू करते हैं, तो जब हम एम्यूनिटिक फ्लूइड को पीना चालू करते हैं तो वो एम्यूनिटिक फ्लूइड जो है वो हमारे स्टमक में आता है। स्टमक के बाद वो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने लगता है। इस एब्जॉर्प्शन के बाद वो सारा का सारा इम्यूनिटिक फ्लूइड हमारे लिवर को जाता है, और लिवर यहाँ पे क्या करता है कि हमारे सेल्स को बेहतर करने के लिए, सेल्स की डेवलपमेंट के लिए क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा? ना हमारा सेल्स का रीजनरेशन हो पाएगा और ना ही हमारे पास लिवर से बाइल सिक्रीट होगा। आपने सुना है किसी नवजात बच्चे को पॉटी नहीं होती माँ के गर्भ में? कुछ एक्सीडेंटल केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बच्चा म्यूकोनियम बाहर निकाल देता है। अदरवाइज बच्चे को जो पहला स्टूल बाहर आता है वो ब्लैक कलर का स्टूल होता है, जिसपे बहुत सारे लेनिगो हेयर्स होते हैं, बच्चे की बॉडी का सारा वो सारा वेस्ट है उसमें, लेकिन उसमें कुछ भी येलो कलर का बिलिरुबिन या बाइल नहीं होता। कभी सुना है आपने किसी को येलो कलर की पॉटी हुई हो जन्म के बाद? हमेशा ब्लैक कलर का स्टूल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय तक आपका लिवर बाइल नहीं बना रहा होता, क्योंकि आपके लिवर को सिर्फ कुछ इजी चीजें ही एब्जॉर्ब करके प्रोसेस करनी होती है। लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो पहले 6 महीने तक हम अपने माँ के दूध में होते हैं। यही माँ के दूध से ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हम माँ के दूध पे होते हैं, एक्सक्लूसिवली जब आप मदर फीड पे होते हो, तो माँ के दूध में ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये गड़बड़ होने की क्षमता चालू होती है। इसीलिए जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है वो एकदम से नहीं आती आपको कि आज आप एकदम से यंग हो गए और अचानक से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये शुरुआत होती है जब आप अपने माँ के गर्भ से बाहर, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद जब बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है, उस समय माँ कैसा फैट कंज्यूम कर रही है। एक बहुत बेसिक सा साइंस है कि जब माँ प्रेगनेंसी फेज पे होती है तो उसकी डाइट पे मेजर पोर्शन जो होता है वो होता है किसका? प्रोटीन का। लेकिन जब वो लैक्टेशन फेज पे होती है तो उसकी डाइट पे मेजर पोर्शन किसका होता है? फैट का। अगर माँ पोस्ट प्रेगनेंसी अच्छा फैट न ले
अच्छा फैट न ले। यहाँ पे माँ अगर बहुत ज्यादा ट्रांस फैट कंज्यूम कर रही है, ट्रांस फैट कैसे बनेगा इसको हम मेटाबॉलिज्म वाले सेक्शन में लेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई भी वो ऑयल जो हम माँ हमारा गर्म करके ले रही है ना, या कोई ऐसा फैट का सोर्स जिसको आर्टिफिशियली हीट करके बदल दिया गया, उसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। अब वो फैट जब माँ के अंदर गया तो माँ के लिवर में होने लगी दिक्कत। जब माँ के लिवर में ये दिक्कत होने लगी तो उसी लिवर से प्रोसेस होके बना दूध हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारे लिवर का फंक्शन क्या होता है, गड़बड़ होने लगता है। आप कभी छोटे बच्चे का स्टूल देखोगे अगर, तो छोटे बच्चे का स्टूल मोस्ट ऑफ टाइम आपको डार्क येलो नहीं दिखता। छोटे बच्चे का स्टूल अगर माँ हेल्दी खाना खा रही है तो डार्क येलो कभी नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों में जो आरबीसीज के मरने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है बड़े बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि वहां पे जनरेशन ज्यादा हो रहा है, मर कम रहे हैं, इसलिए उनका स्टूल का कलर बहुत ज्यादा येलो नहीं होता। वो बिलरुबीन वाला, जब हम लिवर का दोबारा इसको लिवर रिपीट करेंगे तो लिवर में इसको हम फिर से ले लेंगे। तो जो माँ के पेट से गड़बड़ी हुई, माँ के खाने से गड़बड़ी हुई, उसने हमारे लिवर को क्या किया, एक ऐसा याददाश्त दे दी कि जब भी हमारे पास कोई खराब वाला फैट आया तो हमारे लिवर ने क्या किया, उस फैट को संभालना चालू कर दिया। अदरवाइज जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना है, आपने जिन्होंने मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा डाइजेस्टिव का, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजेदार बना हुआ है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी गलत चीज जाए तो वो वहीं पे न्यूट्रलाइज कर दी जाती है। आपके पास जो HCl का पावर है वो इसीलिए है कि HCl अंदर गया, उस HCl ने उस गलत चीज को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब वो आपकी बॉडी में अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब किसी कारण से हमारा ये प्रोसेस गड़बड़ होता है तब जाके वो चीज अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। बहुत सिंपल सा साइंस है। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हुआ तभी आपका लिवर गड़बड़ हुआ। अब माँ का दूध पी के हमने एक याददाश्त बना ली कि नहीं नहीं, जो बुरा वाला फैट है उस फैट को भी हमें स्टोर करना है, तो हम बुरे वाले फैट को क्या करते हैं, स्टोर करने लगते हैं। जब बुरे वाले फैट को स्टोर करते हैं तो ये बुरा वाला फैट कहाँ से मिलता है हमको, यूजली ये एनिमल सोर्सेस से मिलता है। अगर आप मछली, मुर्गा, मटन नहीं खाते हो तो भी ये आपको दूध से, दही से, बाकी एलिम जितने और आप एनिमल प्रोटीन्स ले रहे हो उनके जरिए मिलता है। जैसे आप पनीर खा रहे हैं तो उससे मिल गया, आप दूध पी रहे हैं तो उससे मिल गया, दही खा रहे हैं तो उससे मिल गया। अब इसमें भी कमी कब आती है, जब आप फुल क्रीम मिल्क पी रहे हो तो आपको गुड फैट ज्यादा मिलेगा, बैड फैट कम मिलेगा। लेकिन जहां आपने थोड़ा बुद्धि लगाई, आपने टोन मिल्क खरीदा या डबल टोन मिल्क खरीदा, अब गुड फैट कम हो गया, बैड फैट ज्यादा हो गया, राइट। तो ये जो आजकल की मॉडर्न सोच बनी ना कि फैट नहीं खाना जी, अरे मुझे तो ये प्रोसेस वाला सारा फैट हटा दो और ये मुझे दे दो, इसमें फैट कम है। तो जब कम फैट खाने लगेंगे, जब कम फैट हम खाने लगेंगे, वही कम फैट हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का जन्म देगा। क्योंकि हमारे दिमाग को पहले ट्रेनिंग क्या मिल गई कि बुरे वाला फैट को भी स्टोर करना है। तो जब बुरे वाले फैट को स्टोरेज वाली कंडीशन में हम आ गए तो हमने जितना भी गलत सलत फैट का सोर्स कंज्यूम किया। अभी आप देखोगे तो एक नया साइंस क्या है कि आप प्रोटीन खाइए, आपका शरीर बेहतर रहेगा, है ना। आजकल योगा टीचर्स में बड़ा प्रचलित है कि अपने पेशेंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं हाई प्रोटीन डाइट पे चले जाइए, वेट लॉस करना है तो 70% प्रोटीन खाइए, 80% प्रोटीन खाइए, 60% प्रोटीन खाइए, ऐसा सभी योगा टीचर्स बोलते हैं।
क्या कभी सुना किसी योगा टीचर ने बोला हो तो फैट खाइए, अच्छा फैट खाइए? तो जब हम अच्छा फैट बंद कर देते हैं और ऐसे फैट पे बेस्ड हो जाते हैं जिस फैट में ये लो डेंसिटी का जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो रहे। ये जो लिपोप्रोटीन है ना आपका, लो डेंसिटी का एनिमल सोर्सेस से मिलता है, क्योंकि इसका काम हमारी बॉडी में क्या होता है कि सेल्स को रिपेयर करना, लिवर से बाइल बनवाना। तो अगर सेल्स का रिपेयर वर्क आपका चलेगा तो कहते हैं ना, मसल जनरेट करनी हो तो प्रोटीन खाओ, मसल जनरेट करनी हो तो प्रोटीन खाओ। तो यहीं पे गलती होती है। अब आप देखोगे जितने लोग मसल जनरेट करनी है प्रोटीन खाओ वाले फेज पे जा रहे हैं, सब में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी एक पैटर्न पे देखने को मिलेगी कि एक लेवल के बाद विटामिन डी कम हो रहा है, B12 डेफिशिएंसीज आ रही हैं। क्या रीजन है इनका? क्योंकि जब अच्छा फैट नहीं होगा तो विटामिन डी भगवान सूरज से आप सिंथेसाइज ही नहीं कर पाओगे। तो आप चाहे 1 घंटे सूरज पे बैठिए या 10 घंटे बैठिए, अगर आपकी बॉडी में अच्छा फैट कम होने लगा तो क्या होगा? विटामिन डी बनना कम होने लगेगा। और जब विटामिन डी कम बनने लगेगा तो दिक्कत चालू होने लगेगी। तो ये सब बहुत बेसिक से साइंस है, इसको सिर्फ समझने की जरूरत है और अप्लाई करने की जरूरत। इसीलिए तो हमारे जो पूर्वज थे सब क्या करते थे? मिक्स्ड खाना खाते थे ना, कंबाइंड फूड होता था जिसमें हर तरह की वैरायटी होती थी। आजकल भी हम उसी ट्रेडिशन पे जा रहे हैं। ज्यादातर लोग जो अच्छी न्यूट्रिशन की सलाह देते हैं सब यही कहते हैं कि भाई जो आपके दादा नाना खाते आ रहे हैं वही खाओ। लेकिन ये नहीं बताते कि दादा नाना कौन सी चीज किस समय खाते थे। हाँ, एक नया ट्रेंड चल निकला है, घी खाओ घी खाओ घी खाओ। आप सभी कहते हैं घी खाओ? नहीं कहते घी खाओ? ये तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा अच्छा, नहीं मिल रहा इसलिए? अरे वाह, वेरी गुड। आप तो अलग से आएंगे लोग। आप कहते हैं घी खाओ? आप लोग भी कहते हैं घी खाओ? यस सर। लेकिन घी कब खिलाते हैं? नाश्ता में रोटी के साथ, दाल के साथ। अच्छा, अरे कौन से महीने में घी खाना ये बताते हैं क्या? वो तो पता नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है कि खाने का समय हो। जिस समय हमारा शरीर ठंड के उस मौसम में। चीज को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने के लिए तैयार होता है। तो जैसे अभी ये रमा जी बोल रही है विंटर्स में घी खाना चाहिए। रमा जी, विंटर्स में तो बॉडी कम एक्टिव होती है तो घी खाएंगी तो ज्यादा जमेगा। गलत कह रहा हूँ? और एक्सरसाइज भी करेंगे ना आके। अच्छा, निशा कह रही है और भी लंच ब्रेकफास्ट, अच्छा डिनर में नहीं खाना है। नहीं नहीं, विंटर्स में सर विंटर में। आपके शरीर को घी की ज्यादा जरूरत होती है, यस। क्योंकि यस। आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके आपके शरीर को गर्म रखना होता है। आपको पता है ना कि आपके बाहर चाहे -10 डिग्री का टेम्परेचर हो और चाहे +40 डिग्री का टेम्परेचर हो, आपके भीतर का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। तो आपके भीतर का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है? नाक भैया? नहीं नहीं, नाक। नाक आपकी जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है, क्योंकि बाहर से जो हवा अंदर जा रही है, अगर उसका टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, ये एसी काम ना करे अगर, तो क्या होगा? भीतर गड़बड़ी आने लगी। देखिए मेरा एसी काम नहीं कर रहा था, बचपन से मेरे भीतर गड़बड़ी आ गई। तो जिन लोगों के नाक जो है ढंग से सर्विस नहीं हो रहे, जिनकी नाक ढंग से काम नहीं कर रही, ऐसे लोगों को विंटर में घी नहीं खाना चाहिए। तो सिंपली अगर एज पर आयुर्वेदा बात करें तो कफ प्रकृति के लोगों को घी विंटर में नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाकी सभी लोगों को घी विंटर में खाना चाहिए। यही है कि खाने की समझ हो
कि किस समय कौन सी चीज खानी है तो बेहतर है। अगर उसी चीज को उस समय ना खा के किसी और समय पे खा रहे हो तो वो चीज आपके लिवर को सही तरीके से प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, और ये सारी कमी चालू होती है लिवर से। जबकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आपके लिवर का सबसे अच्छा दोस्त है, आपके दिमाग का सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल कम है तो आप दिमाग से बुद्धिमान कम होगे। आपने देखा ना, जो लोग मोटू मोटू होते हैं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, नहीं देखा? जो लोग मोटू मोटू होते हैं, मतलब जिनकी त्वचा थोड़ी मोटी मोटी होती है, औसत लोगों से उनकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा चलती है। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी बुद्धि, उनकी एकाग्रता, उनकी सरलता, सहजता बेहतर होती है उन लोगों की अपेक्षा जिनकी त्वचा या जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनकी वात प्रकृति। तो जो कफ का सेवन आप कर रहे हैं या जो आप सफेद चीजों का सेवन कर रहे हैं, घी का सेवन कर रहे हैं, तेल का सेवन, ऐसी तेल का सेवन कर रहे हैं जिसको प्रोसेस करके बिल्कुल कलरलेस बना दिया गया है, तो या जिस तेल को गर्म कर रहे हैं आप, वो सारी चीज जब आपके लिवर पे गई तो लिवर ने उससे हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल ना बना के लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल बना लिया। अब ये लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल जब अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए आपके ब्लड वेसल्स पे छोड़ा जाता है तो यही सारी गलती करता है। ये लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल जाता है और जहां जगह देखता है वहीं आराम करने लगता है, क्योंकि ये आलसी है। कहाँ बैठ गया? जहां पे भी आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ी सक्रिय होती दिखी, जहां पे भी इसको लगा कि यहाँ पे मौका है थोड़ा रुक जाऊं, क्योंकि ये भागता तेज है। इसीलिए आप देखोगे कोलेस्ट्रॉल वालों का बीपी ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल वालों का बीपी ज्यादा होता है, लेकिन उन्हीं को हार्ट अटैक्स भी आते हैं। तो ये भागता तेज है खरगोश जैसा, लेकिन जल्दी ही सुस्ताने लगता है। और कछुए जैसा कौन चलता है? हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल। तो कछुआ बेचारा सुस्ताता नहीं है, वो सेल तक पहुंचेगा, सेल को रिपेयर करेगा, फिर वापस आ जाएगा लिवर पे, फिर सेल तक जाएगा, रिपेयर करेगा, फिर आ जाएगा लिवर पे। तो हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के कोलेस्ट्रॉल में सीधी सीधी कमी जो है यही है कि ये बनते जल्दी हैं, भागते तेज हैं, लेकिन जल्दी सुस्ताने लगते हैं, जल्दी रुक जाने लगते हैं। तो जब रुक जाएंगे तो दिक्कत चालू होने लगेगी। और सारी कहानी यही है कि आपको दिक्कत चालू नहीं होने देना। अब दिक्कत कैसे चालू नहीं होगी ये तो समझ में आ गया सबको, कि हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल बना कैसे, लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल बना कैसे, है ना? खाने में कमी थी, सो दैट आपके लिवर ने हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल बनाया या फिर लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल बनाया। अब लो डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल जो है ये आलसी क्यों बनता है? हाई डेंसिटी का कोलेस्ट्रॉल आलसी क्यों नहीं बनता? कुछ तो कारण होगा, सोचिए। नहीं समझ पा रहे? नाव पानी पे तैरती है, हम्म, क्योंकि वहां पे डेंसिटी हाई होती है। नाव को कभी तेल पे तैराया किसी ने? नाव को तेल में तैराया तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। सही कह रहा हूं? नहीं डूबेगा। डूब जाएगी। तेल पे तैरा के देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके खून में जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो आने लगेगा तो मौका मिलेगा लो डेंसिटी के कोलेस्ट्रॉल को जमने का। खून में स्ट्रक्चरल चेंज क्या आएगा? खून का स्ट्रक्चर क्या है आपका? खून में बहुत सारे आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा प्रोटीन है। जब इनके बीच जो पानी है वो कम हो जाएगा, सबने सुना ना 70% पानी होता है, तो जब आपके खून में पानी की मात्रा कम होने लगेगी तो लो डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल को जमने में मदद होगी, तब वो नीचे बैठ पाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि वो पहली वाली स्लाइड जो मैंने दिखाई थी हाई और लो, वो याद रखिएगा। तो आपका दिमाग क्या करेगा?
अब जब खून में आपके पानी की मात्रा कम हुई तो अब क्या करेगा, उसको जमने की इजाजत देने लगेगा। तब आपका दिमाग उसको ये नहीं बोलेगा नहीं भाग भाग यहाँ कहाँ बैठ रहा है, भाग भाग यहाँ नहीं बैठने की जगह। तो अब जब खून में पानी की मात्रा कम हुई, ब्लड प्रेशर तुरंत तेज होगा। क्यों तेज होगा पानी की मात्रा कम होने से? पानी की मात्रा कम क्यों होती है खून में? पानी की मात्रा खून में कम क्यों होती है? पानी कम पीने से मत बोलना सर प्लीज। पानी कम पीने पे मैं इनको यही बोल रहा था, पानी कम पीने से मत बोलना प्लीज। और कोई कारण? नहीं। हाँ जी। ऑक्सीजन सर, ब्लड में ऑक्सीजन सर। कम है। वो तो हीमोग्लोबिन है सोनिया जी, है। अरे वाटर नहीं का नहीं नहीं। कंजम्पशन नहीं हो रहा तो जैसे लार्ज। अरे नहीं भैया, आपके दिमाग की वजह से। एडीएच का सिक्रीशन अगर बिल्कुल गड़बड़ हुआ वाटिका, तो। अभी सही पकड़ी है आप। जब एडीएच आपका दिमाग ज्यादा बनाए तो आपके शरीर से पानी जल्दी जल्दी बाहर जाएगा। आप ऐसा कीजिए, अभी 2 गिलास पानी पीजिए, क्योंकि आप सब अभी बैठे हो ना थोड़ा कुछ सीखने के मूड में, दिमाग ज्यादा चल रहा है। 2 गिलास पानी पीजिए, ठीक 50 मिनट बाद आपको वॉशरूम जाने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा। तो जब एडीएच ज्यादा सिक्रीट होगा आपकी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, पानी को बाहर निकालता जाएगा। और ये एडीएच सिक्रीट कैसे होता है? आपकी याददाश्त पे। जब भी आपके शरीर में आवश्यकता से ज्यादा पानी उसको दिखेगा तो एडीएच बढ़ जाएगा। तो अगर कोई आदतन रोज पानी पी रहा है, आदतन रोज पानी पी रहा है, तो उसके शरीर को पता है कि नहीं यार मेरा मालिक पागल है, ये 4 लीटर पानी देगा ही देगा। तो क्या होगा, एडीएच कम सिक्रीट होगा, वो 4 लीटर पानी उसके सर्कुलेशन का प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन कभी अगर मालिक क्या किया, पढ़ के आया अरे यार पानी पीना बहुत अच्छी चीज होती है, और मालिक ने ले बोतल पे बोतल पानी पीना चालू किया, तो क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा और पानी बाहर। कोई मतलब का नहीं है आपका पानी। तो जब आपके शरीर में एडीएच का सिक्रीशन संतुलित नहीं होगा, इसीलिए ना जब स्ट्रेस करते हैं तो बीपी बढ़ता है। सुना ना आप लोगों ने कि जब चिंता करोगे दिमाग खराब होगा तो बीपी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है। तो एडीएच जितना बढ़ेगा उतना पानी कम होगा, उतना पानी कम होगा तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल को जमने की संभावना मिलेगी। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और क्लॉट एक बनना क्लास के लिए। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। मेरी बॉडी में हो सकता है बहुत कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल को जमने का मौका तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये खराब नहीं होगा। मेरी बॉडी में हो सकता है बहुत कोलेस्ट्रॉल 200+ हो, लेकिन तब तक मेरी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी जब तक दिमाग नहीं खराब होगा। लेकिन अगर दिमाग खराब हो गया तो क्या होगा, वो फटाफट जमेंगी और मैं एक दिन थैंक यू सो मच हो जाऊंगा। तो अब अगर हमें कोलेस्ट्रॉल की दवाई खानी है तो दवाई तो जीवन भर खाते रहिए, क्या होगा, दवाई क्या करेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल को जहां पे जमा होगा वहां जाके कुरुच 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 के थोड़ा साफ करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जीवन भर दवाई खाते रहिए, कभी भी आपको दवाई छोड़ने के बाद दोबारा कोलेस्ट्रॉल जमने की समस्या नहीं होगी। या फिर दूसरी दवाई जो अभी मॉडर्न वाली आई है, वो क्या करती है, वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं निकालती, वो आपके शरीर को, लिवर को जाके बोलती है देख भाई अब कोलेस्ट्रॉल बनाया तो अच्छा नहीं हो, पिटाई पड़ेगी, तो कोलेस्ट्रॉल बनाना कम कर देती है। अब कौन सा कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद करेगी, गुड और बैड दोनों। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाना भी अच्छा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या अच्छा है? पहला तो सिंपल सोल्यूशन समझ में आया कि रोज पानी पीना, एक दिन नहीं तो रोज पानी पीना। तो जब आप 20-25 दिनों तक लगातार पानी पीने लगेंगे तो आपका दिमाग बोलेगा लगता है ये पगला आ गया है, अब रोज ही इतना पानी देता है, इस पानी को अब कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तो जब आप रोज पानी पीने लगेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल को तैरने के लिए आप मीडियम दे दोगे, जमने की संभावना कम कर दोगे। तो पहला सिंपल सा समाधान क्या है कि आपके ब्लड में पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। कोलेस्ट्रॉल क्या था
कैसे बना ये सबको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो माँ के पेट में जो गलती हो गई उसको नहीं सुधार सकते, है ना। अभी हम क्या सुधार सकते हैं, प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है हमारी। तो प्रेजेंट में प्रॉब्लम सुधारने के लिए सबसे पहली सावधानी क्या करनी है, रोज पानी पीना। जब रोज पानी पिएंगे तो एडीएच का सिक्रीशन नॉर्मली कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि दिमाग को लगे, दिमाग हमारा याददाश्त पे काम करता है, हमारी ब्रेन का एक सिंपल सा काम करने का तरीका पैटर्न पे काम करता है। इसीलिए आप देखोगे कि एक डॉक्टर थोड़े समय बाद उसको दवाइयां लिखना आसान हो जाता है ना। अगर कोई एक चित्रकारी कर रहा है तो उसको चित्रकारी करना आसान हो जाता है। तो आपका दिमाग उस पैटर्न पे काम करने लगता है तो वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से पानी पीने की जब आपको आदत हो जाएगी तो आपका दिमाग उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, फिर उसको भगाने की जरूरत नहीं होगी, तो एडिशनल एडीएच आने की जरूरत नहीं होगी। तो पहली चीज क्या है, आपके ब्लड में पानी का लेवल आपने अच्छा करना। अब दूसरी चीज क्या है, पानी बढ़ा तो दिया लेकिन इसके सर्कुलेशन को भी तेज करना है। आपको पता है आपका सर्कुलेशन किस बेसिस पे, भाई बीपी जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बीपी बढ़ेगा तो दिक्कत होगी ही होगी, ज्यादा पानी आपसे पिया ही नहीं जाएगा। तो बीपी को कैसे कंट्रोल करेंगे आप, बीपी कैसे कंट्रोल होगा, प्राणायाम करके। गुस्सा नहीं करना होगा ज्यादा। गुस्सा करके, नहीं, गुस्सा नहीं करना है। अच्छा गुस्सा और मन कंट्रोल को, करके। हाँ, और मन को शांत रख के। अच्छा मन को शांत रख के। प्रियंका, और गर्म चीज ज्यादा नहीं खाना है। प्रियंका आपने बोला तो बहुत अच्छा अच्छा है लेकिन सही नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, बोला अच्छा है वो बड़ी बात है। देखिए सबसे पहली चीज है कि आपका ब्लड प्रेशर बेस्ड होता है आपकी नाक। जितनी जल्दी हवा अंदर गई और फिर बाहर आई उतनी देर में आपकी बॉडी में एक पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन का राउंड पूरा हो गया। ठीक, जितनी जल्दी हवा अंदर गई और बाहर आई। तो अब हम योगा टीचर्स क्या करते हैं, प्राणायाम करने लगते हैं, भरने लगते हैं खूब सारी हवा। तो क्या होता है, जितनी देर हम प्राणायाम करते हैं उतनी देर तो हमारा ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, क्यों पहुंच जाता है उसका कारण समझ में आया आपको। हम जितनी हवा अपने लंग्स में ले जाते हैं उसका सिर्फ 4% ऑक्सीजन यूज करते हैं हर इनहेलेशन पे। हर इनहेलेशन पे सिर्फ 4% ऑक्सीजन यूज करते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देते हैं। और हर बार जितनी ज्यादा गहरी हवा लेंगे उतनी ज्यादा नाइट्रोजन अपने लंग्स में इकट्ठा करेंगे। तो आप लोग थोड़ी देर गहरी लंबी सांस लेके देखोगे तो आपको लगेगा कि अब मुंह से थोड़ी देर सांस ले लो। सही कह रहा हूं, किसी को पहली बार प्राणायाम कराइए, देखिए जमाई आने लगती है, ऐसा लगता है कि बस सो ही जाते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रेन रिलैक्स हो गया। यहाँ ब्रेन को रिलैक्स नहीं करना, ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ाना है। जब तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तब तक प्राणायाम करने का कोई फायदा है नहीं। ये हमारे ऋषि मुनि बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे योगा टीचर के दोस्तों ने क्या किया, बस ये सीख लिया कि प्राणायाम बस चीजें करते रहो, लेकिन ये नहीं सीखा कि प्राणायाम कब करना। जब आपकी बॉडी बेहतर ऑक्सीजन कंजप्शन मोड पे हो उस समय आपको प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद है। तो बेहतर ऑक्सीजन कंजप्शन कब होगा, अब बोलो मेटाबॉलिज्म, अब बताओ ना मेटाबॉलिज्म, भैया आप तो सही बात बोल रहे हो। मेटाबॉलिज्म बेहतर करके, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और थायरॉक्सिन तीनों चीजें आपस में मिलके आपके सेल के भीतर जाएंगी और ब्लास्ट कर जाएंगी। तो वहां से निकलेगी कैलोरी जिसको आप बर्न करने के लिए खूब सारी मेहनत करते हैं। तो जब आपके शरीर में ज्यादा कैलोरी बर्न होने लगेगी, कैसे, मैं बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं फिर भी कैलोरी बर्न हो रही है, आप भी बैठ के बात कीजिए फिर भी कैलोरी बर्न हो रही है।
हो सकता है मुझ में कम हो, आप में ज्यादा हो। एक ही काम दो लोग जब करेंगे, एक को हो सकता है ज्यादा कैलोरी बर्न हो, दूसरे को कम। मैं सो खाना किचन में आप भी बता सो रहे आंटी। हो। हो सकता है आपको ज्यादा कैलोरी बर्न हो, मुझे कम कैलोरी बर्न हो। तो हमें क्या करना है, इसको ऑटोमेशन मोड पे ले जाके छोड़ना, जहां हर काम में ज्यादा कैलोरी बर्न हो। हर काम में ज्यादा कैलोरी कैसे बर्न होगी? मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करती है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कैसे होगा? कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करके। एक्सरसाइज से नहीं, कार्डियो करने से तो आजकल लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। स्ट्रेंथ इंप्रूव करके। कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करना और कार्डियो करना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। कार्डियो करने का मतलब है चलो 50 सूर्य नमस्कार कर लो, ये हो गया कार्डियो, राइट, जो आजकल ज्यादातर लोग करा रहे हैं। स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का क्या मतलब हुआ? आज 5 कर पा रहे हो, चलो 5 कर लो। एक हफ्ते 5 करते हैं, अगले हफ्ते ट्राई करेंगे 7 करने का। एक हफ्ते 7 कर लिया, चलो अगले हफ्ते हम ट्राई करेंगे 9 करने का। सो जब ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होगा आपकी एक्टिविटी का, तो आपके हार्ट की मजबूती बढ़ेगी। और जितना हार्ट मजबूत होगा, उतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोसेस कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लाया और निकाला हार्ट में। जब तक आपकी पल्मोनरी आर्टरीज पल्मोनरी वेन के ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करके कार्बन डाइऑक्साइड देंगी, तब तक ऑक्सीजन आएगा कहां से? तो जितना ज्यादा कंजप्शन बढ़ेगा पूरे दिन भर में, समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन जितना यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी निकलेगा। चप्पल। और ये सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, सही तरीके की एक्सरसाइज करने से होगा। क्योंकि एक्सरसाइज करने से तो डेथ्स होती हैं, लेकिन सही एक्सरसाइज करने से मजबूती आती है। तो अगर आप सही तरीके से कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो, पानी पीना बढ़ाते हो, गैसेस एक्सचेंज इंप्रूव करते हो, तो आप फिजियोलॉजिकली अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर पाओ। लेकिन ये सारी चीजें जब तक पूरी नहीं होंगी, जब तक आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स बेहतर तरीके से न बने। अगर एंडोर्फिन्स नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सेरोटोनिन अच्छे जरूर आने चाहिए। अब ये एंडोर्फिन और सेरोटोनिन क्या प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सबको पता होगा। आप लोग शायद पहली बार है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये एंडोर्फिन्स और नहीं सेरोटोनिन। पता है सर, अच्छा, नहीं मेरा भी पता? फर्स्ट क्लास है। अच्छा ठीक है प्रियंका, आपको भी बता देते हैं। सो बेसिकली हमारी बॉडी में हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत सारे हॉर्मोन्स के लिए प्रेरणा देता है। लेकिन एक दूसरी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, ये दो तरीके के हॉर्मोन्स बनाती है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो आपको नींद लाता है और आपके शरीर को मजबूत करता है, और सेरोटोनिन जो है आपकी बॉडी को कमजोर करता है। उल्टा तो नहीं बोल गया मैं? आपने तो पढ़ा होगा मेलाटोनिन नींद लाता है, सेरोटोनिन एक्टिविटी देता है। यही पढ़ा होगा ना सबने, पहले पढ़ा है ना? आपने भी यही पढ़ा है? कि सेरोटोनिन जो है एक्टिविटी देती है। भाई अगर कोई चीज यूज करोगे तो खर्च होगी ना, तो कमजोरी लाएगी ना। तो आपके शरीर में जब तक सेरोटोनिन का लेवल बैलेंस्ड नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आप ओवर या तो एग्जॉस्ट होगे या आलसी बन जाओगे। ओवर एग्जॉस्ट होगे तो भी प्रॉब्लम है, आलसी बन जाओगे तो भी प्रॉब्लम है। तो आपकी बॉडी में जब सेरोटोनिन का लेवल स्टेबल होगा, तो चीजें मजेदार हो जाएंगी। और सेरोटोनिन का लेवल अच्छा आएगा, तभी मेलाटोनिन अच्छा आएगा। मतलब बटन बंद और नींद आ गई। बटन बंद हुई, नींद आ गई, मतलब आपका शरीर बेहतर सेरोटोनिन रिलीज कर रहा है। अगर बेहतर सेरोटोनिन नहीं होंगे, तो मेलाटोनिन की नीड ही कम होगी। और जब मेलाटोनिन की नीड कम हो जाए, जब कोई चीज यूज ही नहीं करोगे तो उसको रिपेयर कैसे कराओगे? है, गाड़ी खरीद के ले आओ, रोज निकालो, जाओ अपने सोसाइटी की गेट से घूम के सोसाइटी का चक्कर लगा के फिर लाके खड़ी कर दो। अब आपको सर्विस कराने की जरूरत कहाँ है? लेकिन अगर रोज चलाओगे गाड़ी,
तो सर्विस करनी पड़ेगी। तो मेलाटोनिन तभी आएगा जब बेहतर सेरोटोनिन हो। तो अगर कोई इंसान ढंग से सोएगा तो ढंग से जागेगा, ढंग से जागेगा नहीं तो ढंग से सोएगा। ठीक। तो अगर आपने ढंग से सोना और जागना चालू कर दिया, पानी बढ़ा दिया, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव कर ली, तो कोलेस्ट्रॉल भैया थैंक यू सो मच हो जाएंगे। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बनेगा भी तो आपके फायदे का होगा। अब ये अगर बैड कोलेस्ट्रॉल को आपने नहीं मैनेज किया तो एक इससे भी ज्यादा बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको बोलते हैं VLDL। ये होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये VLDL जो है ये और ज्यादा खतरनाक होता है। ये क्या करता है, एकदम पतली वाली आर्टरीज में घुस जाता है। तो ये क्या करता है, आपकी कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, फिर एकदम से आपको हार्ट अटैक आता है और आप थैंक यू सो मच हो जाते हैं। तो LDL को ही संभाल लीजिए, VLDL की नौबत आने ही मत दीजिए। अगर LDL नहीं संभलेगा तो VLDL की नौबत आएगी ही आएगी। तो सिंपली क्या करना है, अपनी कोरोनरी आर्टरीज को स्ट्रेंथन करना है। कोरोनरी आर्टरीज का जितनी ज्यादा मैक्सिमम ब्रांचेस आप निकाल पाओगे उतनी मजेदार होगी ये चीज। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक वाला साइंस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बेसिक वाला पढ़ाने लगेगा तो समय वैसे भी मेरे पास थोड़ा ही बचा है। लेकिन हाँ, ये जरूर पढ़िएगा कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज और आपकी हेपेटिक आर्टरीज ये किस तरीके से बेहतर हेल्प करेंगी। क्योंकि लिवर मजबूत नहीं होगा तो लिवर ढंग से काम नहीं करेगा। तो आपको वो सारे आसन करने हैं जो आपके हेपेटिक आर्टरी को इंप्रूव करे। हेपेटिक आर्टरी पे जब ब्लड फ्लो अच्छा लेके जाओगे तो आपकी बॉडी कम से कम LDL बनाएगी, HDL अच्छे बनेंगे। हेपेटिक आर्टरी के साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक गैसेस एक्सचेंज इंप्रूव होगा ही होगा नहीं। तो जब गैसेस एक्सचेंज ही इंप्रूव नहीं होगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन तो बहुत दूर की बात है। तो हेपेटिक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और लास्ट में बची आपकी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरीज पे अगर आप ब्लड फ्लो नहीं बढ़ाओगे, अगर एडिशनल बाईपास नहीं जनरेट करोगे तो कार्डियक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो ही नहीं सकती। तो सिंपली आपको ये 3 चीजें करनी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, हेपेटिक सर्कुलेशन इंप्रूव करना है और कार्डियक सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। तो अगर ये 3 सर्कुलेशन आपने इंप्रूव कर लिए तो बहुत आसानी से आप कोलेस्ट्रॉल वाले से बोलोगे निकाल 10,000 रुपए, मैं तेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक कर दूंगा। तो क्या होगा, दोनों चीजें फायदे होंगे। एक तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका नाम और प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और लोगों का योग पे विश्वास भी बढ़ जाएगा। नहीं तो करते रहिए योग, न खत्म होगा कोलेस्ट्रॉल, खाते रहे दवाई न खत्म होगा कोलेस्ट्रॉल, और लोग क्या कहेंगे मैं तो योगा भी कर रहा हूँ जी, कोई फायदा नहीं होता, दवाई तो खानी। उम्मीद करता हूँ जानकारी मजेदार होगी। अब आपके अगर कुछ सवाल हैं तो हम वो सवाल ले लेते हैं। जी वाटिका। सर आपने अभी ये बोला कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी फिर यूजफुल होगा, तो वो कैसे? भाई बैड कोलेस्ट्रॉल आपका क्या करेगा, आपके सेल मेम्ब्रेन्स को बनाएगा, सेल्स को यूज करेगा, ब्रेन को ठीक करेगा, आपके लिवर को ठीक करेगा। कहाँ जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपके पास है, वो जब तक यूज नहीं करोगे तब तक तो आपके पास ही पड़ा रहेगा ना। अरे आपने रिसाइकिल नहीं सुना है? खाली पड़े चीजों को आप सजा धजा के कुछ और यूज कर लेती हो। जमने मत दीजिए, बैड कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज थोड़ा है। वो तो सिर्फ उनकी डेंसिटी का अंतर है, दैट्स व्हाई ये जम जाता है, वो जमता नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल ही ना। जब तक आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है एडिशनल कोलेस्ट्रॉल मत दीजिए। मेरे पास 1,000 रुपए हैं, जब तक 1,000 रुपए खर्च नहीं होंगे तब तक पापा को नई पॉकेट मनी नहीं देनी है, बात खत्म। तो मेरे 1,000 रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। लेकिन 1,000 रुपए है और पापा ने नए पैसे दे दिए तो या तो मैं खर्च हो जाऊंगा या मेरे पास पैसों की सेविंग हो जाएगी, दो ही चीजें होंगी। मैं खर्च कैसे होऊंगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं अनैतिक जगह पे खर्च करूंगा तो मैं खर्च हो जाऊंगा। अगर सेविंग करूंगा, स्टोरेज बढ़ेगा तो फिर भी मैं खर्च हो जाऊंगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो मैं खर्च हो जाऊंगा। जी अदिति, अच्छा लगा अदिति आपको देख के, स्क्रीन बंद है लेकिन। सर एक्चुअली ठंड बहुत है ना। ठंड से स्क्रीन का क्या मतलब? सर ठंड ज्यादा होती है तो कपड़े भी ज्यादा होते हैं।
ये देखिए यहाँ सब आके बैठे हैं साथ में। सर सबसे पहले नमस्ते। अच्छा लगता है, फिर क्लास अटेंड करके लास्ट संडे भी करी थी जी जी। थायराइड वाली। छोटा सा डाउट था, आपने एडीएच के बारे में बताया था, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दीजिए। एडीएच देखिए, बेसिकली एडीएच जो है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक। जब आपकी बॉडी में अचानक से फ्लूइड कंट्रोल करने की जरूरत होगी तो एडीएच रिलीज होता है। आप अगर आपकी बॉडी में एडीएच नहीं रिलीज होगा तो आपकी बॉडी में फ्लूइड जो है सेल्स में रिटेन होने लगेगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं वाटर रिटेंशन। तो वाटर रिटेंशन से बचने के लिए बॉडी एडिशनल एडीएच बनाती है, ठीक। जब ये एडिशनल एडीएच बनेगा तो आपकी किडनी सिंपली आपका जीएफआर बढ़ा देगी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा देगी। आप मेरे साथ प्रेगनेंसी वाली क्लास में थी, आपको याद होगा हमने बात की थी कि किडनी जो है 40% एक्स्ट्रा फिल्टर करने लगती है प्रेगनेंसी में। तो जब आपकी किडनी एक्स्ट्रा 40% फिल्टर करने लगेगी तो क्या होगा, ज्यादा यूरिन बनेगा, ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक वही काम यहाँ हो रहा है एडीएच के बढ़ने से, क्योंकि ये सिस्टमिक कंडीशन होती है। जब पानी ज्यादा होता है तो बाहर निकाल दिया, तो ये हर समय एडीएच नहीं आता, ये कंडीशनल होता है। जब पानी ज्यादा होगा तुरंत एडीएच आता है। या फिर इसको आप देखो, जब किसी को वाटर रिटेंशन होता है ना तो एक फ्रूशिमाइड की टैबलेट खिलाई जाती है, वो लेसिक्स वाली, जिससे आपको यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, शरीर की सूजन कम हो जाती है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग करते हैं ना, वो सब ये सब लेसिक्स वेसिक्स लेते हैं बेचारे अपने कट्स दिखाने के लिए। आप में से कोई नहीं थैंक यू देखा? सर। मत करना, बहुत खतरनाक होता है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग अच्छी चीज है लेकिन नेचुरल, मेरे जैसे मोटा होना भी अच्छा चीज है। सॉरी। सो हाँ, नमस्ते सर, मेरा ना थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, आपने निशा बताया एक कि एक, वाले हाँ आपने। निशा थोड़ा सा तेज बोलिएगा प्लीज। अच्छा, ठीक है सर, अभी आ रही है? निशा नहीं आ रहा। सर नमस्ते, अब आ रही है? हाँ नमस्ते, सुनाई दिया, बोले। सर आपने हेपेटाइटिस आर्टिकल के बारे में बताया ना अभी, हाँ मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, मेरा नेटवर्क आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे? निशा मिक्स हो जा रही है, मैं फोन पे बात कर लूंगा आपसे। आपकी आवाज मिक्स हो जा रही है। सैमसंग, हाँ आपका हाथ खड़ा हुआ है, आपका नाम सैमसंग दिख रहा है, तो प्लीज बताएं। अच्छा सर, नमस्ते सर, मेरा नाम मनीषा है। जी मनीषा। अभी मैंने आज ही फर्स्ट क्लास ज्वाइन करी है आपकी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस क्लास, इज सो इंफॉर्मेटिव। पहली क्लास ही है सर मेरी। मैं ये पूछना चाह रही थी, एलडीएल के लिए जो आपने बोला कि जैसे हम फैट को अगर वार्म करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो उससे एलडीएल फॉर्म होता है। मैंने तो सिर्फ इससे नहीं बोला, मैंने ये बताया कि जितना आप एनिमल सोर्सेस से प्रोटीन कंज्यूम करते हो हाँ। उसमें जो फैट आएगा, जैसे अंडा जब खाते हो ना तो अंडे में जो येलो वाला पार्ट है वो आपका एलडीएल बढ़ा देगा। जब आप प्रोटीन खाते हो ना तो प्रोटीन में जो फैट है, एनिमल प्रोटीन में, चिकन में, मटन में, या फिर आपका और दूसरे फिश में जो प्रोटीन है, तो वो जो प्रोटीन जो है वो ज्यादा नुकसान करता है। जैसे दूध में, दूध में प्रोटीन अच्छा है लेकिन दूध के साथ एनिमल फैट भी जाता है, तो वो एनिमल फैट जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में हेल्प करता है। पनीर हो गया, दही हो गई, ये सारी चीजें। अच्छा। लेकिन मैंने ये और भी दूसरा साथ सर साथ ये, कहा कि दूध दही पनीर खाना बुरी बात नहीं है, चिकन खाना बुरी बात नहीं, अंडा खाना बुरी बात नहीं। अगर आप खाते हो तो खाइए, लेकिन उसको जमने मत दीजिए। अच्छा, मतलब जो एक्टिविटीज आपने बताई वो अगर इंसान करता है रेगुलर, तो वो एलडीएल फॉर्म नहीं होगा, भाई ये एलडीएल कहने का। बनेगा लेकिन एलडीएल यूटिलाइज होके बाहर चला जाएगा ना। हाँ हाँ। आपका शरीर जो है वो बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है प्रकृति का, भगवान ने बहुत मजेदार बनाया है। तो वो एलडीएल को यूज करेगा, यूज करके बाहर टॉक्सिन्स बना के बाहर निकाल देगा। बच्चे जैसे मेरी मदर हैं, उनको हार्ट अटैक का वो आया था, बट जैसे पहाड़ों में रहती है, बहुत एक्टिव है। मतलब उनका खाना पीना भी बहुत साफ सुथरा, कहिए ऑर्गेनिक ही कहिए, खेतों का अपना। बट उनको हम लोग, मतलब बहुत फैट भी नहीं है, मोटी भी नहीं है, ठीक है, बट उनका कैसे एलडीएल उनका बन गया या कोलेस्ट्रॉल, हमें नहीं पता चला, कि हमने कभी टेस्ट भी नहीं करवाए थे, कि कभी हो ही नहीं सकता शायद हार्ट अटैक।
अभी लास्ट में मेरी बात शायद आपने ध्यान से नहीं सुनी, क्योंकि आपका पहला सेशन था। मैंने सबसे पहले कहा कि जब तक आपकी हेपेटिक आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा नहीं करोगे, तब तक आप एलडीएल के प्रोडक्शन को नहीं रोक पाओगे। आपने एक मशीन लगाई है, उसका काम है एचडीएल बनाना, ठीक। लेकिन उस मशीन की सही मेंटेनेंस नहीं करोगे तो वो एचडीएल की जगह एलडीएल बनाने लगे। अच्छा। समझ में आया आपको? तो फिर जो आप अच्छा फैट भी खा रहे हो ना, उस अच्छे फैट को भी वो बुरा कर देगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि घी खाने का एक समय होता है, ऐसे हर तरीके के फैट खाने का एक टाइम होता है। दूध पीने का एक टाइम होता है, अगर दूध सही टाइम से ना पिया जाए तो बहुत बुरा है। दही खाने का एक समय होता है, सही समय से ना खाया जाए तो बहुत बुरा है। उसी तरीके से मांस खाने का भी एक समय था, मांस खाने की एक आवश्यकता थी। मैं मांस खाने को बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमारे और पूर्वजों ने मतलब पहले उससे मांस ही खाना लिवर पे आपकी लिवर भी प्रभाव डालेगी अगर आप गलत टाइम हाँ, पे अगर खा रहे आपका हो। लिवर कमजोर होगा तो वो फिर अच्छा एचडीएल नहीं बना पाए। अच्छा। तो इसीलिए लिवर को मैंने बोला ना, हेपेटिक आर्टरी को स्ट्रेंथन करना जरूरी। जब तक हेपेटिक आर्टरी पे अच्छा ब्लड फ्लो नहीं दोगे, लिवर कैसे मजबूत होगा? सी देखिए, तो वो कैसे होगा सर, कि आसनास वगैरह और क्या मतलब? हाँ, आसपास करने होंगे ना, इसीलिए तो आसन बनाए गए थे। हेपेटिक आर्टरी। देखिए, आसन जो बनाए गए थे, उन सारे आसनों का मतलब था मजबूती देना। आप सोचो कि आसनों को इसी तरीके से क्यों डिजाइन किया गया। ये त्रिकोण आसन है ना, ये पार्श्वकोण आसन है, ये परिवर्त पार्श्वकोण है, या ये पश्चिमोत्तानासन, ये पूर्वोत्तानासन है। ये आसन क्यों बनाए गए थे? ये वज्रासन है। इन सारे आसनों के पीछे एक साइंस था कि, और क्यों कहा जाता है कि आसनों में जितने समय तक आप रुकोगे उतना बेहतर है। क्यों कहा जाता है कि जितनी स्थिरता होगी, सरलता होगी, सहजता होगी, उतना बेहतर है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कौन सी दवाई आपको खानी है, कौन सा आसन करना है। तो मैंने पीछे कई बार बताया है, आगे आप आते रहिए तो आगे आपको मिलेगा कि कौन कौन से आसन किए जाएं जो आपकी हेपेटिक आर्टरी को बेहतर कर सके। क्योंकि ये आसन एक आसन नहीं है, कई सारे आसन है, कई सारे वेरिएशन है, कई अलग अलग तरीके से हेपेटिक आर्टरी के फ्लो को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो मेनली हमें हेपेटिक आर्टरी के फ्लो को इन्फ्लुएंस करना होगा। जब तक हम उस फ्लो को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तब तक लिवर मजबूत नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब आपके घर में 3 बच्चे, एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो आप क्या करोगे? उस बच्चे के खाने पीने का ज्यादा ध्यान दो। ध्यान रखें, हाँ। तो उसी तरीके से अगर आपका लिवर कमजोर है तो उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान की जरूरत है, उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत है। वो ब्लड सप्लाई जब तक चैनलाइज नहीं की जाएगी, तब तक लिवर में चेंजेस नहीं आएंगे। क्लियर? जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो और किसी का कुछ रह जाता है या आज की सभा यही समाप्त हो? सर एक क्वेश्चन है, पर्सनल है, बात करूं? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बताएं। सर 3 हफ्ते पहले मैं वॉशरूम गया था, नींद से उठ के गया था, बट आई वॉज ओके। मैं वॉशरूम गया, आई वॉज स्टैंडिंग, और मैं गिर गया। अभी मुझे पता नहीं कि मुझे नींद आ रही थी कि चक्कर आ गए। सो मेरा राइट एंकल का लिगामेंट पे इश्यू आ गया। अभी वो इश्यू वो नहीं है। अब जब फैमिली डॉक्टर के पास गए तो उनका कहना ऐसा था कि वो कभी कभार ऐसा होता है। एक तो आप सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, एंड सेकंड आप जब यूरिन पास करते हैं तो जब हीट निकलती है तो ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है। तो कभी कभार आप गिर जाते हैं। और जब मैं ऑर्थोपेडिक के पास पाँव बताने गया तो उन्होंने बोला कि आपका शायद ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा है, इट इज फर्स्ट टाइम, सो अभी हम इतना सीरियसली नहीं लेते। अगर सेकेंड टाइम हो जाएगा तो ये है। सो हाउ टू जज दैट कि मुझे शायद बहुत बड़ी बात है या नहीं है, आई डोंट नो। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जी सर। शशांक आसन में जाइए। अगर चेहरे पे गर्मी लग रही है, अगर चेहरे पे गर्मी लग रही है तो स्कल की ओर ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं थी। शशांक आसन में 40-50 सेकंड्स तक रुकिए। अगर फेस पे गर्मी लग रही है तो स्कल की ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, तो स्कल की ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, है ना? आपके मतलब फिर हम आपके पोस्चर पे और बाकी चीजों पे ध्यान देंगे। बिकॉज जो योगा टीचर वाली बात थी ना लास्ट क्लास में हमने की थी कि पीठ सीधी करके रखिए तो स्कल की ओर ब्लड सप्लाई बेहतर। तो अगर आपको फेस पे गर्मी लग रही है और अगर आपका सर भारी हो रहा है,
तो ये मानेंगे हम कि आपका बीपी जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में सफिशिएंट वाटर इंटेक नहीं हो। अगर सर भारी तो शशांक आसन में 40-50 सेकेंड्स तक रुकिएगा और फिर इसको मॉनिटर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1-1.5 मिनट तक रुकिएगा, इसको मॉनिटर करके फिर हम दोबारा फोन पे बात करेंगे। थैंक यू सर। सर यानी फेस पे गर्मी लगना अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओके। जब मेहनत करते हैं फेस पे सबसे पहले पसीना आता है। किसी भी नए इंसान को मेहनत करा दीजिए, सबसे पहले फेस पे पसीना आता है। यस सर। और किसी पुराने इंसान को मेहनत कराइए तो सबसे पहले पसीना उसको फेस पे नहीं आता, अंडर आर्म्स में और बाकी जगहों पे होता है। ओके ठीक तो है। फेस हमारा इसीलिए ऐसा दिया गया था कि ये हीट बाहर निकालने के लिए नहीं है, ओके है ना। आजकल हमारे पास ऑप्शन हो गए, पहले हमारे पास नहीं था ना कि हम फेस को कैसे साफ करेंगे। या थैंक यू सर, वेरी मच थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्कार प्रेम। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जनाब मैच कर रहे हो? हाँ 912। हेलो हेलो। प्रियंका बोले प्लीज। हाँ सर, मैं बोल रही थी, मैं कुछ दिन पहले ना डॉक्टर के पास गई थी बीपी चेक कराने के लिए, होम्योपैथी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मेरा बीपी जो है था ना 1/4 नहीं नहीं 104/81 आया था, मतलब 104/81 आया था, 81। तो ये क्या गलत है या सही है? मेरे को फिर नमक खाने को बोले कि तुम व्हाइट नमक ज्यादा खाओ। प्रियंका आप 45-46 की है? नहीं, मैं 24 की हूँ। 24 की है? हाँ। तो फिर आपका जवाब मेरे को लगता है वाटिका या फिर और कौन है, फातिमा, रमा, और कौन दे सकता है? इनसे लेना चाहिए आपको। अदिति आप भी दे सकते हैं। ये प्रियंका आपके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है, सो दैट ये कंडीशन आ रही है आपको। आपकी बॉडी में सडन स्पाइक हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स व्हाई आपको ये कंडीशन आ रही है। सही कह रहा हूं मैं? आप लोग करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कर रहा हूं तो। वाटिका, फातिमा, यस सर। साक्षी, मैं आपको कैसे बोलूं? लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड होगा सर। नहीं नहीं, लाइफस्टाइल नहीं है, ये हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है। आप अगर प्रियंका की हिस्ट्री लेंगे तो आपको हॉर्मोन्स इम्बैलेंस मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ प्रियंका? सर आइडिया नहीं है, मतलब कि हार्मोन्स इम्बैलेंस मुझे ये मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस मुझे इतना जानना है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जरूर है, सो दैट आपका हॉर्मोन्स इम्बैलेंस है। जब हम हॉर्मोन्स पढ़ेंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सर व्हाइट नमक लेना सही है ना खाना, मतलब इनटेक में को बोले कि बिल्कुल सही है, लेकिन 3 से 5 ग्राम से ज्यादा मत लीजिए। पर डे हमें कच्चा 130 ग्राम की जरूरत है, आपको 5 ग्राम से ज्यादा नहीं। तो मैं सलाद में पानी में घोर घोर के पी रही थी। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी मत कीजिए भैया, पानी में घोर घोर सर के भी मत बीपी तो कीजिए। सर बीपी तो मेरा भी लो रहता है सर, हमेशा ही, मतलब इट्स लाइक 140, 114/65, 69 ऐसे रहता है, मतलब समटाइम आई फील शिवरिंग और थोड़ा पैल्पिटेशन टाइप फील होता है। थोड़ा इमोशंस थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, बीपी अच्छा हो जाए। अच्छा, मे बी इट इज बिकॉज थैंक ऑफ यू सर। वाटर रिटेंशन, क्या करे, वाटर इनटेक कम है, इस वजह से हो रहा है। वाटर इनटेक तो रीजन है ही है, लेकिन आपके साथ क्योंकि आपने स्क्रीन ऑन की, सो दैट इसीलिए कह रहा हूँ इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। बहुत ज्यादा इमोशंस है, अगर इमोशंस बेहतर तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, आताच आले मी इथपर्यंत सर याच्या पुढे बघितलेलं. चलिए अभी हम इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। सर एक थैंक यू मिनट सर। पूछनी थी, मेरे भाई की नाक का ना ग्लास